इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ की ओर से मैं आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूं। हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं कि देश में शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की संरचना और इसका प्रबंधन कैसे हुआ है या होता रहा है। वर्तमान शिक्षा की संरचना और इसके प्रबंधन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर यह भी देखना होगा कि स्वतंत्रता से पहले देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। विगत सत्र में आप मैकाले से पूर्व जो शिक्षा की व्यवस्था थी वह देख चुके हैं। मैकाले को इसलिए एक आधार बिंदु माना जाता है क्योंकि कहा जाता है मैकाले के आने के बाद देश में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए। आइए देखें कि मैकाले और उसके बाद की स्वतंत्रता से पहले की जो शिक्षा थी वो कैसी थी। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। 1813 का चार्टर एक्ट है, उसके अनुच्छेद 22 में जो लिखा है वो किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व का विषय हो सकता है। उसमें लिखा गया है कि संस्कृत भाषा में बहुत से उत्तम कोटि के नीति तंत्रों का जिक्र है, लोगों के प्रत्येक वर्ग के लिए नियमों का संग्रह है, इनका अध्ययन हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। ये कौन कह रहा है? ये ब्रिटिश चार्टर एक्ट कह रहा है। उसमें भारतीय आयुर्वेद, पादप शास्त्र, औषधियों के गुणों की जानकारी हमारे चिकित्सा तंत्र के लिए उपयोगी हो सकती है। भारतीय आयुर्वेद की प्रशंसा कौन कर रहा है? ब्रिटिश चार्टर एक्ट कर रहा है। उनमें खगोल शास्त्र, गणित जिसमें रेखा गणित और ज्यामिति सम्मिलित है, इसका अकूत खजाना है जो यूरोपीय विज्ञान को नई रोशनी देगा। ऐसा क्या हुआ कि इतना विशाल, इतना महत्वपूर्ण शिक्षा तंत्र अचानक से पंगु हो गया? मैकाले भारत क्यों आए? मैकाले के आने से पहले भारत में शिक्षा कैसी थी और उनके बाद कैसी शिक्षा हुई? इन सब को महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करने के लिए इस तरह के बहुत सारे उद्धरण आज भी पुरानी पुस्तकों में मिलते हैं। 1824 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनी। बाद में मैकाले भी 1834 में इसके अध्यक्ष बने, लेकिन उनसे पहले 1824 में इसकी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं जो ये सिद्ध करेंगे कि कैसे मैकाले की शिक्षा नीति को एक आधार प्रदान किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद इस देश में दो समूह बन गए। एक समूह वे जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जो कि परंपरागत संस्कृत और अरबी फारसी की शिक्षा व्यवस्था थी, उसको मजबूत करना चाहती थी, और दूसरा समूह वो जो अंग्रेजी शिक्षा को बेहतर मानता था। लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखी चिट्ठी जो राजा राममोहन राय ने लिखी थी, वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें वे कहते हैं कि हमें सभ्य बनाने के लिए आप संस्कृत और अरबी फारसी पर जो खर्च कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए और उस पैसे से यूरोपीय अध्यापक भारत में नियुक्त करिए ताकि भारतीयों को और हमें सभ्य बनाया जा सके। वो पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यद्यपि उसकी चर्चा पुस्तकों में कम होती है। मैं जनरल कमेटी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें लिखा गया था कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना और कलकत्ता में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना करके सरकार ने एक ओरिजिनली और फंडामेंटली इरेनियस डिसीजन लिया है। यह एक मूल और तथ्यपरक गलती है। वो ये मानते थे कि इसकी इन वजहों से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को भारत में लंबे समय से नकारा जा रहा है, और उसमें यह कहा गया कि जिन शिक्षण संस्थाओं को तत्कालीन सरकार से मदद मिल रही है, अर्थात ब्रिटिश सरकार से, वहां एक अनुदेशन का माध्यम अंग्रेजी कर देना चाहिए, जिससे भारत के प्रभावी वर्ग के बच्चे सामान्य शिक्षा अंग्रेजी में ले सकें। अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान उन्हें रोजगार के कुछ अवसर प्रदान करेगा, यूरोपीय परिवारों में उन्हें काम करने के कुछ अवसर देगा। उन्हें क्यों भारतीयों को शिक्षित करना था? अपने परिवारों में काम कराने के लिए। अपने मालिकों से बातचीत करने का उनका सलीका देखकर और भारतीय भी ये सब सीखने के लिए तत्पर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये गुलाम प्रथा की ओर इशारा करता है कि जो भारतीय हमारे गुलाम होंगे, हमारे घरों में काम करेंगे, उन सबको भी अंग्रेजी आनी चाहिए। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्राच्य विद्या पर जो सरकारें खर्च कर रही हैं वह समय और धन दोनों की बर्बादी है। उसमें आगे लिखा है कि संस्कृत में लिखा दर्शन अन्य भाषाओं में लिखे दर्शनों के जैसा ही है।
हिंदुओं का अंकगणित और बीजगणित भी वही परिणाम देता है जो यूरोप का। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले गणितीय विज्ञान भी वैसे ही हैं जैसे यूक्लिड के सिद्धांत। इसलिए इन सब पर हो रहा खर्च वेस्ट ऑफ मनी है। इसका कारण यह है कि 1813 के चार्टर एक्ट में 10,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी भारतीय और प्राच्य ज्ञान पर खर्च करने के लिए। वो आगे कहता है, यदि यहां की भाषा में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं भी तो हम उन्हें यूरोपीय विद्वानों से अनुवादित करा लेंगे। उसके बाद यहां बचेगा क्या? गद्य और मात्र पद्य, और उस पद्य की विकास के लिए कॉलेज खोलना कोई समझदारी नहीं है। धीरे धीरे यह विचार पनपने लगा था कि हमें भारतीय शिक्षा को नकार कर अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने एक पत्र में लिखा है 1830 में कि मद्रास का वास्तविक शैक्षिक विकास गांवों के स्कूलों से नहीं होगा, वरन अधिक विकसित शिक्षा जो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी उससे होगा। इसलिए उच्च सामाजिक वर्गों को जो परंपरागत रूप से समुदाय के नेतृत्व करता है, विशेष रूप से अंग्रेजी, पश्चिमी साहित्य और विज्ञान पढ़ाना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए जेसीसी सदरलैंड ने एक जगह लिखा है कि इंग्लैंड का भारत की ओर एक प्रमुख दायित्व है कि भारतीय लोगों के मस्तिष्क को सुधारा जाए, चरित्र को उन्नत किया जाए, जो उनका एक तरह से कहना था अंग्रेजी से होगा। ये जो सारा विवाद देश में चला, वास्तव में मैकाले को इस विवाद का समाधान ढूंढने के लिए भारत भेजा गया। यह विवाद प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों के बीच 1813 से चल रहा था। मैकाले ने 1813 के चार्टर एक्ट में जो शब्द थे उनकी व्याख्या की। यदि आप मैकाले मिनट्स पढ़ेंगे जो 2 फरवरी 1835 को आए, तो उसमें यह कहा है उन्होंने कि किसी भी भाषा विशेष या विज्ञान की बात कहीं चार्टर एक्ट में नहीं की गई है। चार्टर एक्ट में कहा गया है कि इस धनराशि का उद्देश्य भारतीयों का शैक्षिक उत्थान है। अब वो शैक्षिक उत्थान हिंदी, संस्कृत या अरबी फारसी पढ़ने से होगा या अंग्रेजी पढ़ने से, यह सरकार को तय करना है। क्या शिक्षित स्थानीय का मतलब केवल संस्कृत और अरबी फारसी पढ़ने वाले हैं? क्या वो स्थानीय शिक्षित नहीं हैं जो मिल्टन की कविताएं, लॉक का दर्शन और न्यूटन का फिजिक्स पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जो 1 लाख रुपए का प्रबंध है, वह प्रबंध केवल भारतीय साहित्य के संरक्षण के लिए नहीं किया गया है। इसका निर्णय यहाँ के गवर्नर जनरल को लेना चाहिए। उसने आगे लिखा है कि मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने पूरे भारत और अरब के स्थानीय साहित्य को एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी से अधिक मूल्यवान पाया हो। इन सब बिंदुओं को आधार बिंदु बनाकर मैकाले ने अपनी जो शिक्षा नीति दी, उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत बिंदु थे। मैकाले का कहना था हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है जो केवल रंग रूप में भारतीय हों, परंतु रुचि में, चिंतन में, नैतिकता में, बुद्धि में अंग्रेज हों। और ऐसा करने का माध्यम कोई देसी भाषा नहीं हो सकती, वह केवल अंग्रेजी ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी इस देश में शासक वर्ग की भाषा है, भारतीय अभिजात्य वर्ग की भाषा है। भविष्य में भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की यह भाषा होगी। इसलिए हमें यह धनराशि इसी भाषा के उत्थान के लिए खर्च करनी चाहिए। सरकार को केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे भारत में 2 वर्गों का निर्माण होगा, एक उच्च शिक्षित वर्ग जिसे हम शिक्षित करेंगे, और दूसरा वह वर्ग जो शिक्षा से वंचित होगा, निम्न वर्ग। लेकिन जब निम्न वर्ग उच्च वर्ग के संपर्क में आएगा तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण उच्च वर्ग में जो संस्कार विकसित होंगे धीरे धीरे निम्न वर्ग को प्रभावित करेंगे और वे भी इन संस्कारों से युक्त हो जाएंगे। एक तरह से देखें यदि समाजशास्त्रीय दृष्टि से, तो शैक्षिक दृष्टि से सामाजिक विघटन की नींव यहाँ रख दी गई। समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक वह समाज जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के साथ काम करने को तैयार था, जिसको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी, उच्च शिक्षित या अभिजात्य वर्ग, और दूसरा वह वर्ग जो उनके साथ नहीं जुड़ा था, जिसको केवल उनकी गुलामी करनी थी, वह निम्न वर्ग। उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक जो संस्कार आएंगे, उसी को बाद में मैकाले का अधोवर्ती निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी के नाम से
पढ़ाया जाता है। मैकाले ने अपने मिनट्स तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिए। उन पर चर्चा हुई, अध्ययन हुआ और 7 मार्च 1835 को इन मिनट्स को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मान्यता दी और फिर मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति घोषित की। मैकाले की शिक्षा नीति पर एक बहुत अच्छा दस्तावेज चार्ल्स ट्रैवलिन की लिखी पुस्तक है जो 1838 में आई, जिसका शीर्षक है ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। चार्ल्स ट्रैवलिन मैकाले के समर्थक थे, सहयोगी थे, बाद में उनके बहनोई भी बने। ट्रैवलिन ने अपनी किताब में लिखा है कि जैसा मैकाले कहते थे वही मैं भी कहता हूं कि अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी ही श्रेष्ठ है। उन्होंने लिखा है कि मैं देख रहा हूं कि भारतीय लोगों में अंग्रेजी सीखने का रुझान बदल रहा है। युवा अपना मानसिक और बौद्धिक विकास चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले अंग्रेजी को उच्च शिक्षा की भाषा बनाने का एक केंद्रीय कार्यक्रम बनाना होगा। भारतीय भाषाओं के शब्दों को अंग्रेजी भाषा में सम्मिलित करना होगा। देशज भाषाओं और अंग्रेजी के बीच की दूरी मिटानी होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन भारतीयों को निभानी है जो अंग्रेजी शिक्षित समूह हैं, जो उच्च और मध्यम वर्ग से आते हैं। और ऐसा हुआ भी। अंग्रेजी शिक्षित बहुत सारे भारतीयों ने देश में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना की। प्रत्येक विद्यालय की स्थापना अंग्रेजों ने नहीं की, बहुत सारे भारतीयों ने की, अभिजात्य वर्ग के भारतीयों ने की। इतिहास ऐसे नामों से भरा पड़ा है। ट्रैवलिन ने लिखा, ऐसा करने से धीरे धीरे भारत में एक नया राष्ट्रीय चरित्र विकसित होगा जो ब्रिटिश शासकों को और मजबूत सहायता देगा। ट्रैवलिन ने लिखा है कि संस्कृत एक मृतप्राय भाषा है और अरबी भारत में बोली नहीं जाती। ऐसे में हमें अंग्रेजी सीखने वालों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यूरोपीय ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए जिसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, जिसकी शाखाएं बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, और पुराने तंत्र के तने को अर्थात संस्कृत और अरबी को बिना छेड़े प्राकृतिक रूप से समाप्त होने के लिए छोड़ देना चाहिए। अर्थात यदि हम संस्कृत और अरबी को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो ये भाषाएं अपने आप धीरे धीरे मर जाएंगी। यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो हम कह सकते हैं कि मैकाले की नीति और ट्रैवलिन का विश्लेषण काफ़ी हद तक सफल और सही सिद्ध हुआ। लंबे समय तक ये नीति चलती रही। हम ये कह सकते हैं कि 1833 से 1853 के बीच का जो समय था वो भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण का काल था। इसके बाद 1854 में एक नई शिक्षा नीति सर चार्ल्स वुड ने प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। बहुत सारे शिक्षाविद इसे अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं। इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम यह घोषणा करते हैं कि हम उस शिक्षा को भारत में विकसित करेंगे जो यूरोप की कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन का प्रसार करे। साथ ही यहाँ शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का माना गया। वुड के घोषणा पत्र में प्रारंभिक से उच्च शिक्षा तक क्रमबद्ध विकास का प्रस्ताव दिया गया। सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया गया। मिशनरी विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा की छूट प्रदान की गई। ये एक नया परिवर्तन था। मैकाले ने मिशनरी विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा की छूट नहीं दी थी। मिशनरी विद्यालयों के काफ़ी अधिकार मैकाले के समय तक सीमित कर दिए गए थे, उससे पहले थे। लेकिन फिर से वुड ने मिशनरी विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट दी और उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी और अंग्रेजी दोनों हो सकता है, परंतु देश में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होगा। उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए वुड ने कहा कि भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं और इसी तर्ज पर कलकत्ता और बंबई में विश्वविद्यालय बने। बाद में मद्रास में विश्वविद्यालय बना। ये 3 विश्वविद्यालय प्रारंभिक विश्वविद्यालय माने जाते हैं जो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर अंग्रेजों के समय बनाए गए। पहली बार वुड ने अपने घोषणा पत्र में अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, उनके वेतन क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा की। लेकिन यहाँ उन्होंने फिर लिखा कि यदि सरकारी नौकरियों में समान योग्यता वाले युवक नौकरी लेने आए तो सरकार को ऐसे युवकों को वरीयता देनी चाहिए जिसने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की हो। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा को धीरे धीरे जन शिक्षा की ओर मोड़ने का काम वुड के घोषणा पत्र ने दिया। तो वुड के घोषणा पत्र में जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, जो मैकाले का निषेधन सिद्धांत था, उसको कहीं पीछे छोड़कर जन शिक्षा में भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बढ़े, इसकी दिशा में
कदम उठाया गया। बहुत सफल रहा, लंबे समय तक ये चलता रहा। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद सीधे सीधे भारत पर नियंत्रण ब्रिटिश की साम्राज्ञी का हो गया। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और फिर 1882 में विलियम हंटर की अगुवाई में पहला आयोग बना शिक्षा से संबंधित, जिसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। यदि आप इसके प्रावधानों को देखें तो वहां लिखा गया है कि देश में प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर होगा। सरकार को प्रत्येक जिले में एक राजकीय हाई स्कूल स्थापित करना चाहिए। उसके बाद के सारे प्रयास व्यक्तिगत समूहों पर छोड़ देने चाहिए, चाहे वे स्थानीय निकाय हों, चाहे वे शिक्षित या अभिजात्य वर्ग हों, या स्थानीय अन्य समूह जो अपने विद्यालय प्रारंभ करना चाहते हैं। इस आयोग ने एक चीज और कही जो वुड के डिस्पैच में था कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रसार की अनुमति दी गई अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से। उसका प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे देश के तमाम शिक्षण संस्थानों पर ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बहुत अधिक हो गया और वे नीति निर्धारण करने लगे। तब आयोग ने कहा कि सरकार को ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से बाहर निकलना चाहिए। इतना सब करने के बाद भी इस आयोग को यह स्वीकार करना पड़ा, भले मजबूरी में सही, कि देसी पाठशालाएं इतने कठिन संघर्ष के बाद भी जीवित हैं। यह सिद्ध करता है कि इनमें शक्ति और लोकप्रियता दोनों है। यह आयोग बहुत प्रभावी इसलिए भी रहा क्योंकि लगभग अगले 20 वर्षों तक भारत में शिक्षा कैसी होगी यह भारतीय शिक्षा आयोग ने बताया। 19वीं सदी में जो भारतीय प्रयास हुए, इस दौरान 3 प्रमुख प्रयास माने जाते हैं। 1880 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की गई। 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई और बनारस में 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ये 3 प्रमुख प्रयास 19वीं सदी में देखे गए। अब देखते हैं 20वीं सदी में क्या हुआ। 20वीं सदी में जो पहला बड़ा काम हुआ अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के संदर्भ में, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इतना गोपनीय सम्मेलन था कि इसकी ना तो रिपोर्ट कहीं छपी, ना इस पर कोई चर्चा की गई। केवल कुछ लोग जो लॉर्ड कर्जन के विश्वास पात्र थे उनको यहां बुलाया गया। इसमें कोई भी भारतीय आमंत्रित नहीं था। लगभग 150 प्रस्ताव इसमें पारित हुए, जिसके मुख्य बिंदु ये थे कि सरकार का शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण होगा। भारत में स्थान स्थान पर राजकीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और शिक्षा नीति का निर्धारण और संचालन केंद्र सरकार ही करेगी। इसके बाद उच्च शिक्षा कैसी होगी इस पर बात करने के लिए एक और आयोग बना, जिसको भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 कहते हैं। थॉमस रेले की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की गई। प्रारंभ में इसमें भी कोई भारतीय सदस्य नहीं था, परंतु बाद में लोगों के विरोध और मांग करने पर एक हिंदू डॉक्टर गुरदास बनर्जी और एक मुस्लिम डॉक्टर सैयद हसन बिलगामी, 2 लोगों को सम्मिलित किया गया। इस आयोग का कार्य मुख्यतः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रबंधन के सुधार के लिए सुझाव देना था, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय परंपरा के संरक्षण और सुधार पर कोई उपाय इस आयोग ने नहीं बताया। इनका पूरा का पूरा ध्यान उन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रबंधन पर था जो अंग्रेजी शासन के अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर देश में खोले गए। इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, जिसको लॉर्ड कर्जन ने 11 मार्च 1904 को स्वीकृत करते हुए अपनी शिक्षा नीति बनाई। परंतु इस समय देश में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था थी, उनका जो विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के नियंत्रण थे, उससे नाराजगी थी। देश में शिक्षा पर स्वदेशी नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा में भारतीय आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र का विकास होना चाहिए, ब्रिटिश आदर्शों का विरोध होना चाहिए, शिक्षा भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। ये कुछ प्रमुख आधार बिंदु इस पूरे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के थे। इसी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से निकले गुरदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसने बंगाल में 50 से अधिक स्थानों पर विद्यालय स्थापित किए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय शांति निकेतन स्थापित किया।
स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल परंपरा के विद्यालय स्थापित किए और 1910 में कांग्रेस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव पारित कराया। स्वतंत्रता के बाद भले निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, ये 2002 में हमारे संविधान का हिस्सा बन पाया एक मूल अधिकार के तौर पर, लेकिन ये बात आज से लगभग 110 साल पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में रख दी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय कुछ खामियां देखी गईं और तब अंग्रेजी सरकार ने एक और आयोग बनाया जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, जो 14 सितंबर 1917 को स्थापित हुआ। लेकिन जब वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की कमियों को देख रहा था तो उनको कहा गया कि आप पूरी विश्वविद्यालय व्यवस्था को देखिए। तो उन्होंने ये इंगित किया कि यहाँ माध्यमिक शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, जिस वजह से उच्च शिक्षा में अच्छे विद्यार्थी नहीं आते। तो इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए। इंटरमीडिएट जो उस समय विश्वविद्यालय शिक्षा का अंग था उसको विश्वविद्यालय से अलग करके विद्यालयी शिक्षा में जोड़ा जाए। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष के हों और ऑनर्स के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। ये सिफारिशें 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दी गईं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट में दी गईं। वहाँ ये भी कहा गया कि अंग्रेजी और गणित के अतिरिक्त बाकी सभी विषय माध्यमिक स्तर तक स्थानीय भाषाओं में हों और कलकत्ता विश्वविद्यालय के दबाव को कम करने के लिए ढाका में एक आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1837 में अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जो वर्धा शिक्षा योजना कही जाती है। वर्धा शिक्षा योजना में गांधी जी का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष की होनी चाहिए, जो हस्तशिल्प और उद्योग पर आधारित हो। अंग्रेजी को अनिवार्य विषय न बनाया जाए, वरन अंग्रेजी की जगह किसी अच्छे उद्योग के बारे में, किसी अच्छे हस्तकला के बारे में विद्यार्थियों को सिखाया जाए। 7 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा हो वह अनिवार्य और निःशुल्क हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। विद्यालय में विद्यार्थी जो उत्पादन करें वो सरकारें उससे खरीदें, जिससे कि विद्यालय स्वावलंबी बने। गांधी जी के विचारों पर आगे बात करने के लिए 1938 में जाकिर हुसैन समिति बनी, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, जिसे हम नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसके उद्देश्यों में आर्थिक, नैतिक लक्ष्य, सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य के साथ साथ जो महत्वपूर्ण था वो था त्रिविध विकास का उद्देश्य, 3H, हेड, हार्ट एंड हैंड, और सर्वोदय समाज की स्थापना। इसकी शिक्षण विधियों में समवाय और अनुबंध द्वारा शिक्षण, क्रिया द्वारा ज्ञानार्जन अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, वास्तविक वस्तुओं का प्रदर्शन और नाटकीकरण, इन सबको सम्मिलित किया गया। और पहली बार महात्मा गांधी ने भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 3 वर्षीय और 1 वर्षीय पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया। 1944 में सार्जेंट योजना आई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1935 में स्थापित हो चुका था। उसके आदेश पर सर जॉन सार्जेंट ने एक स्मृति पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों की नर्सरी विद्यालयों की स्थापना की जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हो और प्रारंभिक शिक्षा के 2 स्तर हों, जूनियर बेसिक शिक्षा 6 से 11 वर्ष और सीनियर बेसिक शिक्षा 11 से 14 वर्ष। यदि आप वर्तमान शिक्षा व्यवस्था देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देश में अभी भी लागू है। प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्गों में बटी है, 6 से 14 वर्ष की प्राइमरी एजुकेशन और 11 से 14 वर्ष की अपर प्राइमरी अर्थात सीनियर बेसिक शिक्षा। इंटरमीडिएट को समाप्त करके कक्षा 11 को माध्यमिक और 12 को उच्च शिक्षा से जोड़ा जाए। यहां फिर एक परिवर्तन लाया गया। देश में कक्षा 11-12 को लेकर बहुत प्रयोग हुए हैं। कभी 11-12 पूरी तरह से विश्वविद्यालय व्यवस्था का अंग रहा, फिर 11-12 पूरी तरह से विद्यालयी व्यवस्था का अंग हुआ, फिर लंबे समय तक कक्षा 11 विद्यालय में और कक्षा 12 विश्वविद्यालय में पढ़ाई गई। अब फिर से कक्षा 11 और 12 विद्यालयी शिक्षा का अंग है। सार्जेंट योजना में यह भी कहा गया कि 2 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय देश में स्थापित होने चाहिए, साहित्यिक और प्राविधिक। साहित्यिक विश्वविद्यालय वो जहाँ पर सामान्य विषयों का शिक्षण दिया जाए और प्राविधिक विश्वविद्यालय वो जहाँ पर कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले सार्जेंट योजना ने की। सार्जेंट योजना ने एक और विषय पर बात की जो आज के मुद्दों पर थोड़ी अलग है। उन्होंने कहा उच्च शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। उच्च शिक्षा में 15 में से एक ही विद्यार्थी प्रवेश ले पाए, इसके लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश के कठिन मानक होने चाहिए। औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना होनी चाहिए। अध्यापकों का प्रशिक्षण और अभिनवन पाठ्यक्रम भी होना चाहिए।
मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों की शिक्षा और सामाजिक क्रिया संबंधी सुझाव भी इस योजना के प्रमुख अंग थे। इसके बाद 1947 में यह देश स्वतंत्र हो गया और फिर हमने अपनी शिक्षा योजनाएं स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपने अनुसार निर्धारित करनी प्रारंभ की। स्वतंत्रता से पूर्व का ये जो काल रहा, यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो ये देखते हैं कि मैकाले से पूर्व ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, वे दस्तावेज भी ये स्वीकार करते हैं कि देश में शिक्षा की एक विशद व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को महत्व देने के साथ साथ भारतीय परंपरागत शिक्षा को जो हीन दृष्टि से देखा गया, उसको संरक्षित करने के जो प्रयास नहीं हुए, धीरे धीरे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी गई और उसी को साक्षर माना जाने लगा जो अंग्रेजी व्यवस्था के अनुरूप पढ़ा और लिखा था। लंबे समय तक ये व्यवस्था देश में चलती रही। उसी का दुष्परिणाम है कि आज भी हम उन प्रभावों से खुद को अलग नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि यह चर्चा आपको स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा की क्या स्थिति रही, इस पर चिंतन करने के लिए विवश करेगी और आप भी उन दस्तावेजों की खोज करेंगे जिनके माध्यम से आप इस विषय में और अधिक जानकारी एकत्र कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरे विचारों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।